सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म एफिशिएंसी की। फार्म एफिशिएंसी जैसे कि हम बोलते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना इनपुट यूज़ करने पर हमें कितना ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। अगर जितना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम फार्म एफिशिएंसी को काफ़ी अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। हम टोटल फार्म एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं, हम पार्शियली फार्म एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं, हम यूनिट्स या इनपुट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। हम अपने बिज़नेस सेक्टर को, फार्मिंग बिजनेस को काफ़ी अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हर एक चीज़ की एफिशिएंसी अलग अलग से मेजर कर सकते हैं। तो इन सब एफिशिएंसीज़ को एक साथ मेजर जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे फार्म बिज़नेस की वीकनेस क्या क्या है और उस बिज़नेस का कौन सा पार्ट ज़्यादा फोकस डिज़र्व करता है और हमें उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे फार्म के एफिशिएंसी को मेजर करने से पता चलती है। तो कोई भी हमारा एफिशिएंसी मेजर अकेले इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो पूरे फार्म की पिक्चर दे सके। तो इसके लिए हमारे को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ती है। हमारे को सारे जो भी एफिशिएंसी मेजर्स हैं उन सबको यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम कॉस्ट, रिटर्न्स, बिज़नेस का साइज़, उसका वॉल्यूम, हम सारी चीज़ें देखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक फार्म के लिए जो चीज़ें देख रहे हैं, एक बिज़नेस के लिए जो चीज़ें देख रहे हैं, वही सारी चीज़ें हम दूसरे के लिए भी देखें, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमारे को कुछ और मेजर्स काफ़ी ध्यान से कंपेयर करने पड़ते हैं। तो अलग अलग फार्म्स के अलग अलग मेजर्स को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, फिर उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इसमें। इंडिविजुअल फार्म बिज़नेस जो होता है उसके लिए हम सॉइल का टाइप भी देखते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या है, क्या नहीं है, कैपेसिटी कितनी है फार्मर की कि वो रिस्क ले सके, और इनोवेशंस के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फार्म की एफिशिएंसी निकालते हैं। ये जो फार्म एफिशिएंसी मेजर्स हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि प्राइस चेंज बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट अलग होती है, फार्म की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है कि हम कंपैरिजंस किस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। तो ऑल्टरनेटिवली हम और भी एनर्जी यूज़, जैसे कि कितनी एक्सपेक्टेड एनर्जी है, तो हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें यूज़ करके फिर अलग फार्म मेजर्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि ओके हम कितना हमारा फार्म अच्छा जा रहा है। तो हम अलग अलग टाइप के जो मेजर्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। हमारे फार्म मेजर्स फिज़िकल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। उसमें फ़िज़िकल मेजर्स में काफ़ी टाइप के मेजर्स आते हैं और फाइनेंशियल मेजर्स में भी काफ़ी टाइप के मेजर्स और कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं हम साइज़ ऑफ बिज़नेस की। तो फार्म इनकम जो है वो साइज़ ऑफ बिज़नेस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, पर वो ये गारंटी नहीं करती, ये इंडिकेट नहीं करती कि हमारा फार्मिंग बिज़नेस कितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। तो कुछ मेजर्स हैं जो हम, जिससे कि हम साइज़ देख सकते हैं बिज़नेस का। तो वो हो जाते हैं हमारे, जैसे कि टोटल एरिया कितना है फार्म का, उस पर कितना लाइव स्टॉक है। अब एरिया और लाइव स्टॉक टोटली हम एरिया देख के भी नहीं बोल सकते कि फेस वैल्यू पे बोल दें कि हमारे पास इतना एरिया है तो हमारा फार्म का साइज़ बहुत अच्छा होगा, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक हम अगर लैंड की बात करेंगे तो हम लैंड का फर्टिलिटी स्टेटस देखेंगे, हम उसका इरीगेशन स्टेटस देखेंगे, और उसकी रेंटल वैल्यू क्या है, लैंड रेवेन्यू कितना है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अगर हम लाइव स्टॉक की भी बात करें तो हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ़ एनिमल है और उनकी एज वेरिएशंस क्या है, उसकी ब्रीड क्या है और वो कितना रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रॉप और लाइव स्टॉक दोनों अगर साथ में लिया जाएगा तो हमारे को उन दोनों को काफ़ी हद तक कंपेयर भी करना पड़ता है, पर दोनों में से कोई एक ज़रूरी नहीं है कि हमारे को वो पूरा साइज़ दे देगा, पर दोनों की ही ज़रूरत हमें पड़ती है फार्म के साइज़ को एनालाइज करने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि कितना कैपिटल मैनेज हुआ है, तो जितनी भी इन्वेंट्रीज़ हैं हमारी लैंड को मिला के, तो उन सब को हम जब मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा कितना कैपिटल है। कितना भी
नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल कैपिटल की। तो टोटल कैपिटल होता है कि हमने सारी इन्वेंट्रीज लैंड को मिला के जितना भी इन्वेंट्रीज़ का वैल्यू है उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कैपिटल कितना है। तो हम उसमें इन्वेंट्रीज़ का क्लोजिंग या बिगनिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये इस टाइप का जो मेजर है ये तब यूज़फुल है जब सारे फार्म्स एक ही टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं और कोई वो ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है वो, तो एक ही टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एक फार्म को दूसरे फार्म से कंपेयर कर सकते हैं और उससे हमें बिज़नेस का साइज़ पता चल जाता है बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट हुआ है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर फार्म्स जो होते हैं या तो वो अंडर स्टॉक्ड होते हैं या वो ओवर स्टॉक्ड होते हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन करना बिल्कुल बेकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल इनपुट्स की। तो इनपुट का क्या लेवल है उससे पता चलता है कि हमारा आउटपुट या हमारा जो इनकम है वो कितना जनरेट होगा। टोटल इनपुट का मतलब होता है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, तो रेंटल वैल्यू क्या है लैंड की, लेबर की वैल्यू क्या है और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस इनकम की। तो ग्रॉस इनकम जो है, ग्रॉस इनकम का मतलब होता है कि एक साल में टोटल फार्म का आउटपुट कैसा रहा, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम उसमें ऐड करेंगे जितना भी इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है इन्वेंट्री में, और कितना होम कंज्यूम फार्म प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सब चीज़ों को हम ऐड करेंगे। ये भी एक अच्छा मेजर है बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उसमें भी ज़रूरी है कि सेम टाइप की फार्मिंग हो तो ही हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रोडक्टिव मैन पावर यूनिट्स की। तो इसका मतलब होता है कि कितना मैन पावर ज़रूरी था नॉर्मल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। ये मेथड वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे लेबर कम होती है और बहुत ही ऑप्टिमली यूज़ हो रही है। लेबर सरप्लस सिचुएशन में इस मेथड की बहुत ही लिमिटेड वैल्यू रह जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं बिज़नेस का। तो दो टाइप की एफिशिएंसीज़ होती हैं जो बिज़नेस का वॉल्यूम बताती हैं, रेशियो मेथड और एग्रीगेट मेथड। तो एग्रीगेटिव मेथड और रेशियो मेथड, रेशियो में हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट इनपुट कितना है, नेट कैपिटल रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, इनकम रेशियो क्या है। और एग्रीगेट मेथड में हम देखते हैं कि ग्रॉस इनकम, कैश इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, नेट फार्म और फैमिली इनकम कितनी है, रिटर्न्स कितना मिल रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से या लेबर से या मैनेजमेंट से। तो इस तरह से हम इसको वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। एग्रीगेटिव मेजर्स में हमने बात की ग्रॉस इनकम, कैश इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट फार्म और फैमिली इनकम, रिटर्न्स फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर और मैनेजमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बारे में। तो ग्रॉस इनकम में हमारा आ जाएगा ग्रॉस सेल कितनी हुई पूरे एक साल में, होम कंजम्पशन कितना था और इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारा हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर कितना है, तो ये हमारा हो जाता है ग्रॉस इनकम। कैश इनकम में हमारा कैश रिसीप्ट्स आ जाएगा फार्म सेल से, और कस्टम हायरिंग कितनी हुई है रिसोर्सेज की, तो इसमें हमारा हम नेट इनकम डिराइव कर सकते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारा हो जाता है ग्रॉस इनकम में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो। नेट फार्म और फैमिली इनकम में नेट फार्म इनकम और ऑफ फार्म इनकम कितनी है वो हमारी नेट फार्म फैमिली इनकम हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें क्या क्या मिल रहा है उसमें हमारा हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम में से अगर हम रेंटल वैल्यू निकाल देंगे लैंड की, अनपेड फैमिली और ऑपरेटर की लेबर निकाल देंगे, वर्किंग और करंट एसेट्स पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसे निकाल देंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कितना मिल रहा है हमें रिटर्न्स। नेक्स्ट हमारा है लेबर और मैनेजमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें हम नेट ऑपरेटिंग इनकम में से लैंड का रेंट, फिक्स एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कितना है, वर्किंग और करंट एसेट्स पे उसको निकाल देंगे तो हमारे को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके अलग अलग और इन सब को एक साथ एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि हमारे फार्म का कितनी एफिशिएंसी है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम रिसर्च की। तो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का मतलब होता है कि हम एक ऐसा रिसर्च लें जो कि फार्म को एक हॉलिस्टिक मैनर में देखे और जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं फार्मिंग सिस्टम में उन सब को कंसिडर करें। तो इसका मेन फोकस होता है कि स्मॉल फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सके, और ये एक काफ़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो इसके कुछ ऑपरेशनल स्टेजेस होती हैं। पहला होता है कि हम डिलिनेट करें कि हमारी डोमेन क्या क्या है, जहाँ पे हमारा मार्केट एक्सेस है, इंपोर्ट एक्सेस है, कैश, क्रेडिट, फूड प्रेफरेंसेस, पावर सोर्स, फार्म साइज, रिस्क एक्सेप्टेंस कितना हो सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको पहले डिलिनेट किया जाए। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोसिस स्टेजेस। इसका मेन एम क्या होता है कि फार्म की जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें एक्सेस किया जाए, उनको एसेस किया जाए, उनका असेसमेंट हो। डिसीजन क्राइटेरिया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, और वहाँ पे पॉसिबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाए, इन सब चीज़ों का असेसमेंट हो। नेक्स्ट स्टेज आती है रिसर्च डिज़ाइन स्टेज। इस स्टेज में पूरे ऑन फार्म रिसर्च का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। उसमें काफ़ी जो हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि हम क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं पिछली स्टेज में। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारे को कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है और कौन कौन से फार्म मैनेजमेंट इंटरवेंशंस हम ले सकते हैं ताकि हम ऑन फार्म टेस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ऑन फार्म रिसर्च, और उस रिसर्च को इवैल्यूएट करना, और उस रिसर्च को हम टेस्ट कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक, ऑन फार्म एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इसमें डिसेमिनेशन एंड मेंटेनिंग स्टेज। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि हम ऐसे इंटरवेंशंस लेते हैं जो कि हम फार्मर्स को दे सकते हैं थ्रू एक्सटेंशन सर्विसेज। तो ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है और इसका मेन फोकस स्मॉल फार्मर्स के ऊपर है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।